नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम हेल्थ कॉन्फ्रेंस, जिसमें बात होगी सेहत की, बात होगी कोरोना संक्रमण की, साथ ही साथ बात होगी कोरोना से बचाव की और ऐसे तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे इस खास शो हेल्थ कॉन्फ्रेंस में। देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार कम हो रहे हैं, साथ ही मरीजों के ठीक होने की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। लेकिन इन सब के बीच मौत के आंकड़े ठीक होने की तुलना में कम नहीं हो रहे, जो देश के लिए चिंता का विषय भी बना हुआ है। इन सब के बीच कोरोना की दूसरी लहर के बीच ही अनलॉक कितना सही है? दूसरी लहर के बाद लोगों में तीसरी लहर को लेकर भी खौफ पैदा हो रहे हैं। सवाल है कि क्या तीसरी लहर वाकई भयानक होने वाली है? क्या सच में तीसरी लहर आने वाली है भी या नहीं? ऐसे ही तमाम सवालों पर आज हम बातचीत करेंगे हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ कॉन्फ्रेंस में। साथ ही साथ कई ऐसे सवाल हैं जो हमारे दर्शकों के मन में भी हैं, जैसे दूसरी लहर कमजोर हुई, क्या अनलॉक सही है? ऐसे में कोरोना की तीसरी लहर आएगी या नहीं आएगी? पोस्ट कोविड मरीजों की डाइट कैसी होनी चाहिए कि उनको रिकवरी में आसानी हो? 2 डोज के बाद मास्क कब तक जरूरी है? बच्चों को हो रही नई बीमारी MIS-C क्या है? और इसके साथ ही साथ भारत में बच्चों की वैक्सीन कब तक आएगी? क्या देश में फिर कोई नया स्ट्रेन भी आ सकता है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर आज हम बातचीत करेंगे। और इन तमाम सवालों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर का एक पैनल भी जुड़ा हुआ है। कुछ ही समय में हमारे साथ डॉक्टर के पैनल जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। लगातार सवालों की हम बातचीत करें। बच्चों को हो रही नई बीमारी MIS-C क्या है? दूसरी लहर कमजोर हुई तो क्या अनलॉक करना सही है? और लगातार हम इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे। डॉक्टर के पैनल की मैं बातचीत कर रही थी, समय समय पर हमारे साथ डॉक्टर्स जुड़ेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर अनुराग मल्होत्रा, वरिष्ठ चिकित्सक, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और सबसे पहले प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। दूसरी लहर अब जब कम हो रही है, धीरे धीरे केसेस का आना कम हुआ है, ऐसे में उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ भारतवर्ष में अनलॉक की प्रक्रिया को शुरू किया जा रहा है। आपके माध्यम से मैं जानना चाहूँगी कि अनलॉक की ये जो प्रक्रिया है, इससे शुरुआत कर देना क्या सही आप मानते हैं? एक बार जरा सा रिपीट कर दीजिए, थोड़ा सा वॉल्यूम। जी बिल्कुल, एक बार फिर से मैं अपना क्वेश्चन दोहरा देती हूँ। जिस तरह से अब संक्रमण के केसेस में कमी आ रही है, पूरे भारतवर्ष में अनलॉक को शुरू कर दिया गया है, अनलॉक की जो प्रक्रिया है उसे शुरू किया गया है। आप क्या मानते हैं, क्या इस समय भारतवर्ष में केसेस की दर जब कम हो रही है तो अनलॉक करना सही है या हमें कुछ और इंतजार करना चाहिए था? देखिए, जो सरकार का डिसीजन था कि पार्शियल लॉकडाउन लगाने का, उससे धीरे धीरे देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं। एक केवल बीमारी सब चीजें हैं, लेकिन दूसरे लोग जो बहुत गरीब लोग हैं या मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनकी एक आय और सब चीजें इन्वॉल्व होती हैं। जब बहुत ज्यादा लॉकडाउन होता है, सब दुकानें और सारे प्रोफेशंस बिल्कुल बंद हो जाते हैं, तो कमाई के रास्ते और जरिए भी कम से कम हो जाते हैं और उनकी जो वित्तीय परिस्थितियां होती हैं वो भी अफेक्टेड होती हैं। तो सरकार हर नजरिए से सब कुछ देखते हुए, सब एंगल से उसको बैलेंस करके चल रही है। और जो उनका एक डिसीजन था पार्शियल लॉकडाउन का, वो अच्छा डिसीजन था। और यूपी में देखिए बहुत अच्छी चेन ब्रेक हुई है। ऑल ओवर इंडिया जो लॉकडाउन हुए हैं, उससे एक कंटिन्यूटी ऑफ कोविड ब्रेक हुआ है, साइकिल ब्रेक हुई है और जो फ्रेश केसेस हैं बहुत कम हो गए। तो उसके मद्देनजर हमें लगता है कि सरकार का डिसीजन बिल्कुल ठीक है। धीरे धीरे सब चीजें खोलनी चाहिए और प्रिकॉशन के साथ हमें अपनी सतर्कता, मास्क लगा के, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके, सैनिटाइज करके जनता को भी समझना होगा कि उसकी अपनी जो स्थिति है उसके लिए वह खुद भी जिम्मेदार है। जी बिल्कुल। लगातार हम आगे बढ़ेंगे और कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और डॉक्टर अनुराग के साथ ही हमारे साथ डॉक्टर अरुण शर्मा, वरिष्ठ चिकित्सक, जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
नमस्कार सर, कार्यक्रम की हम शुरुआत कर चुके हैं और लगातार दूसरी लहर के बाद अब जब अनलॉक की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है तो उसको लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपके माध्यम से ये जानना चाहेंगे कि क्या ये अनलॉक की प्रक्रिया जिस तरह से की जा रही है अब इसको आप सही मानते हैं? दूसरी बात ये है कि कई लोगों में ये सवाल आ रहा है कि दूसरी लहर जो है अब ये कम हो रही है, केसेस लगातार कम हो रहे हैं, ऐसे में तीसरी लहर को लेकर भी बातें उठ रही हैं। लोगों का मानना है कि तीसरी लहर आने वाली है या इसका समय जो दिया गया है कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा वो उस समय आएगी। तो तीसरी लहर को लेकर क्या कहना है आपका, ये आएगी या नहीं आएगी? क्योंकि बहुत लोगों के मन में सवाल हैं। देखिए, ऐसा है, मेरा ये मानना है कि तीसरी लहर भी आएगी, चौथी लहर भी आएगी, पांचवी लहर भी आएगी। लेकिन एक सिंपल बात ये समझ लीजिए कि जैसे एक मानव है, जो बच्चा है तो वो थोड़ा कम एग्रेसिव होता है, जवानी है वो ज़्यादा एग्रेसिव होती है, और थोड़ा एजिंग प्रोसेस है वो फिर धीरे धीरे कम एग्रेसिव होती जाती है। तो इसी तरह से कोरोना का काम है कि उसका जो जवानी का पीरियड था, जितना उसकी एग्रेसिवनेस थी, वो धीरे धीरे अब खत्म हो गई है। और तीसरी फेज में जो मेरा अपना विचार है कि इसकी बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस नहीं रहेगी, ये थोड़ा माइल्ड नेचर का ही रहेगा जितना रहेगा। और अब ये धीरे 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 रिसीड करता जाएगा जैसे जैसे इसकी क्रॉप आती जाएंगी, 5वीं 6वीं 7वीं, और ये धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा जी। तो इसलिए इससे कोई बहुत डरने की बात नहीं है। और जब तक हम लोगों के पास वैक्सीनेशन चल रहा है, और सब लोग को मोटिवेट करिए कि वो अपनी अपनी टर्न पर वैक्सीनेट हो जाएं, जिससे कि उनके एंटीबॉडीज बन रहा है बॉडी में, तो उससे इम्यूनिटी उनकी डबल ट्रिपल हो जाएगी। और थोड़ा सा प्रिकॉशन के साथ रहें, है ना, जैसे मास्क है थोड़ा सा लगाते रहें। जैसे कि हिंदुस्तान की कम्युनिटी की आदत है कि थोड़ी सी छूट मिली और फिर एकदम शुरू हो जाते हैं, तो उस तरह का बिहेवियर थोड़ा सा कम करें। बेसिकली कोविड प्रोटोकॉल को, कोविड बिहेवियर को पूरा पालन न कर पाए हैं तो कम से कम ये है कि 50-60% तो पालन करें जी। उससे क्या है कि काफ़ी देश को भी मदद मिलेगी, खुद को भी मदद मिलेगी, और सामाजिक रूप से अपने अड़ोस पड़ोस में रहने वाले लोगों को भी मदद मिलेगी जी। बिल्कुल। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर रोहन कृष्णन, चिकित्सक, राम मनोहर लोहिया दिल्ली से भी जुड़े हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जिस तरह से लगातार हमने डॉक्टर अरुण से भी बातचीत की है और डॉक्टर अनुराग का भी ये कहना है कि जो भी प्रक्रिया इस समय सरकार के द्वारा की गई है अनलॉक की प्रक्रिया, अब वो ठीक है, बेहतर है और समय के हिसाब से चीज़ों को आगे बढ़ना भी चाहिए। दूसरी लहर की जब हम बात करते हैं तो अचानक ये सेकेंड वेव आई थी और ऐसे में तमाम ऐसी मेडिकल सुविधाओं को लेकर हमें कमी झेलनी पड़ी और साथ ही साथ मैनेजमेंट को लेकर भी बहुत सारी ऐसी खामियां थी जिसमें धीरे धीरे सुधार आया और अब जाकर हालात कहीं ना कहीं कंट्रोल में आए हैं, तमाम राज्यों के भी और केंद्र सरकार के। तीसरी लहर की जब हम बातचीत कर रहे हैं, तीसरी लहर की जब हम प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं, तो आप मेडिकल फील्ड में रहते हैं, इसलिए आपके माध्यम से मैं जानना चाहूँगी कि हमारी जो तैयारियाँ हैं उन्हें आप कितना सफिशिएंट मानते हैं तीसरी लहर के लिए? देखिए, जो हमारी तैयारियां तीसरी लहर के लिए हैं, खास करके दिल्ली में, वो बिल्कुल सफिशिएंट हैं। इसके दो कारण हैं। पहले कारण ये है कि ये जो दूसरी लहर आई उसमें इतनी लोड आई कि हमारा हेल्थ सिस्टम चरमरा गया। ऐसे में केंद्र एवं राज्य सरकारें दोनों ही एक्शन मोड में आई और पूरी तरह से तैयारियों को बढ़ाया गया। ऑक्सीजन का कंसंट्रेटर्स का, ऑक्सीजन टैंकर्स का, ऑक्सीजन सिलेंडर्स का, रेमडेसिविर का, सारी तरह के दवाइयों का और जितनी भी सुविधाएं हैं उनका प्रोडक्शन को मास लेवल पे बहुत ही एग्रेसिवली एक वॉर जोन की तरह उसको बढ़ाया गया। और जब तक थर्ड वेव का प्रेडिक्शन जो आया था जो दूसरे अन्य क्षेत्रों से, उस प्रेडिक्शन से मैं बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता हूं। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी कहा, बहुत लोग इससे नहीं इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि यदि हम स्पेनिश फ्लू आज से जो 100 साल पहले आया था उसकी भी डिटेल्ड स्टडी करें तो हम ये पाएंगे कि जब जब सेकेंड वेव किसी स्टेट में, किसी कंट्री में अगर बहुत घातक रूप से आता है, बहुत ही डेंजरस रूप से आता है, तो वैसे केसेस में थर्ड वेव माइल्ड हो जाता है, वैसे केसेस में थर्ड वेव उतना व्यापक नहीं हो पाता है। वैक्सीनेशन पॉलिसी भी हमारी चल रही है, हमारी सरकार की,
और वैक्सीनेट करने से एक चीज़ होती है हर्ड इम्यूनिटी, जिसके बारे में आप लोगों ने भी सुन रखा है जी और दर्शक भी जानते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी वैक्सीनेशन से बहुत ही हद तक हम अचीव कर पाएंगे। और जिस रफ्तार से हम वैक्सीनेट कर रहे हैं, यदि 6 महीने में हम और कुछ करोड़ देशवासियों को वैक्सीनेट कर लेते हैं, तो ऐसे में हमारे को थर्ड वेव की उतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। थर्ड वेव कभी भी उस लेवल में नहीं आएगा जिस लेवल में सेकेंड वेव आया। सेकेंड वेव बहुत ही डेंजरस लेवल में आया। हमने कई रातें ऐसे देखी जहां एक रात में 15-15 मरीज मर जाते थे हमारे सामने। तो वो बहुत ही मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों ही तरफ से हमारे लिए बहुत ही इमोशनल था और बहुत ही पीड़ा दे था। लेकिन अब मैं ऐसी थर्ड वेव की उम्मीद नहीं करता हूँ। और जहाँ तक आपका सवाल था कि अगर आया थर्ड वेव उस हिसाब से तो हमारी तैयारियां कैसी होंगी, तो हमारी तैयारियां बिल्कुल ही मजबूती से होंगी और हम इसको हर हाल में हरा के ही रहेंगे। और हमारी तैयारियां बिल्कुल ही अच्छी हैं, जी उसमें हमें चिंता की आवश्यकता नहीं है। और हमें केंद्र एवं राज्य सरकारों पे भरोसा है और भारत के जनता पे भी भरोसा है कि वो कोविड के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेंगे, कोविड नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे, फेज वाइज लॉकडाउन से अब अनलॉक हो रहा है उसका भी पालन करेंगे। और यदि हम अपने जीवन शैली में संयम बरतें और जो नियम है उनका पालन करें, तो शायद सेकेंड वेव भी इतना घातक रूप से हिंदुस्तान में नहीं आता। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। डॉक्टर अनुराग जी, आपके पास मैं आती हूँ और वैक्सीनेशन को लेकर हम बात कर रहे हैं। कोरोना से लड़ने का मजबूत हथियार है और लगातार इस ओर देश आगे भी बढ़ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के वैक्सीनेशन का लक्ष्य तमाम राज्य सरकारें अपने अपने लेवल पर रख भी रही हैं। कई लोगों का ये भी मानना है कि वैक्सीन एक बार वैक्सीनेट हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं लापरवाही हो जाती है। इसलिए ये प्रश्न मैं आपसे करना चाह रही हूँ, 2 डोजेस के बाद मास्क लगाने की हिदायत तमाम एक्सपर्ट दे रहे हैं, उसके बाद भी कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि कब तक मास्क लगाना जरूरी है अभी सभी लोगों के लिए। देखिए, जब तक 60 से 70% जनता पूरी तरह से सेकेंड डोज के बाद वैक्सीनेट नहीं हो जाती, और अभी भी देखिए स्ट्रेन चेंज होके जो आ रहे हैं, उससे जो वैक्सीनेशन है हमारी बहुत अच्छी है, कारगर है, सब चीजें हैं, पर कुछ नए स्ट्रेन आने के कारण एक शंका और एक रिस्क अभी भी बना हुआ है कि कहीं ऐसा वायरस सीवियर टाइप का नए स्ट्रेन का जिसमें प्रोटीन सीक्वेंसेस चेंज होके आए और उससे हम इफेक्ट हो गए। और कई बार क्या होता है कि जब आदमी वैक्सीनेटेड होता है तो उसमें सीवियर सिम्टम्स नहीं आते हैं, माइल्ड सिम्टम्स होके चले जाते हैं, माइल्ड इन्फेक्शन हुआ चला गया। लेकिन कई बार सीवियर सिम्टम्स अगर आ जाते हैं और लंग इन्वॉल्वमेंट हो जाता है या और भी कॉन्सिक्वेंसेज और कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, तो फिर हमें बचाव अभी करना चाहिए। जब तक कि स्थिति काबू में नहीं आ जाती, सारे ट्रायल्स पूरे नहीं हो जाते, वैक्सीन और अच्छी तरह से कारगर नहीं हो जाती। जी बिल्कुल। डॉक्टर अरुण, आगे बढ़ेंगे हम और तीसरी वेव को लेकर जहां तक बच्चों के लिए कई बार लोगों ने अलर्ट करने की कोशिश की है और ये माना भी जा रहा है कि हो सकता है कि जिस तरह का पैटर्न अभी तक रहा है ऐसे में बच्चों पर ये वेव टारगेट करेगी। इसकी बात तो हम बातचीत बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल बच्चों को लेकर जो नई बीमारी MIS-C आई है, ये क्या बीमारी है, मैं आपके माध्यम से अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी। इसके बारे में हमारे पीडियाट्रिशियन साहब बैठे हुए हैं, डॉक्टर अनुराग, ये आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझाएंगे। जी बिल्कुल। तो ये सवाल मैं अनुराग जी से ले लेती हूँ, आपके पास मैं वापस आऊँगी। जी अनुराग जी, बच्चों के बारे में मैं जानना चाहूँगी कि MIS-C जिस बीमारी का नाम दिया जा रहा है वो क्या बीमारी है? देखिए, MIS का फुल फॉर्म होता है मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट चिल्ड्रन सिंड्रोम, है ना। उसमें क्या होता है कि मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट बच्चों में हो जाता है और हमें पता कब चलता है, जब सिम्टम्स उसके धीरे धीरे आने शुरू होते हैं। कई बार चेस्ट इन्वॉल्वमेंट हुआ, लंग्स इन्वॉल्व हुए, उसके बाद में किडनी अफेक्टेड हो जाती हैं और भी ऑर्गन्स बहुत सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं तब पता चलता है कि इतने सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो गए। तो उस केस में इतनी स्थिति ऐसी हो जाती है कि बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये एक ऐसी बीमारी है जिससे हमें बहुत सतर्क रहना है। बच्चे कई बार इनिशियल स्टेज में सिम्टम्स नहीं बता पाते हैं। हमें फीवर एक इंडिकेशन रहता है कि फीवर आया तो कुछ ना कुछ शरीर में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हुआ है। जब इस तरह की कोई स्थिति आती है तो तुरंत हमें अपने
पीडियाट्रिशियन से या जनरल फिजिशियन जहाँ जो भी अवेलेबल है उसको संपर्क करके उनसे एक ऐसी राय लें और जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेट करके उसको हम उससे निजात पाएं। जी बिल्कुल। डॉक्टर अरुण, अब मैं आपके पास आना चाहूँगी, बच्चों को लेकर ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। वैक्सीन का ट्रायल, हालांकि आज ही खबर आई है कि कोवैक्सीन के ट्रायल को लेकर मंजूरी मिली है बच्चों के लिए, लेकिन ट्रायल का ये फेज कितना लंबा होगा और बच्चों के लिए वैक्सीन का जो हम इंतजार कर रहे हैं वो इंतजार हमें अभी और कब तक करना पड़ेगा? कोविड के बारे में जो वैक्सीन की ट्रायल है वो बहुत जल्दी हुई है, क्योंकि इतनी जल्दी दुनिया में कभी कोई वैक्सीन बनी नहीं है जितनी की जल्दी कोविड-19 की वैक्सीन मैन्युफैक्चर हुई है दुनिया में। तो इसलिए ये भी मुझे लगता है 3 से 4 महीने की ट्रायल में ये इसकी परमिशन मिल जाएगी कि बच्चों को भी दी जा सके, क्योंकि बीच में हो रहा था कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको दे नहीं दे। अब उन्होंने कहा है नहीं, प्रेग्नेंट महिलाओं को दे देना चाहिए। लैक्टेटिंग मदर है, पहले उनके लिए भी कहा कि नहीं दे, लेकिन अब उनको भी अलाउ कर दिया है कि उनको भी देनी है। तो इसलिए मेरे अंदाज से 3-4 महीने में ये सारी रेडी हो जाएंगी। बच्चों की वैक्सीन बहुत जल्दी ही आ जाएगी, तो ट्रायल ये 3-4 महीने में पूरा हो जाएगा। जी, इसके अलावा डॉक्टर अरुण, नेजल वैक्सीन की जो बात हो रही है, वो नेजल वैक्सीन भी स्पेशली क्या बच्चों के लिए ही तैयार की जा रही है या उसका इस्तेमाल बाकी लोग भी कर सकते हैं? वो बच्चों के लिए ही तैयार की जा रही है। जी बिल्कुल। डॉक्टर रोहन, आपके पास मैं आऊँगी और लगातार हम बात कर रहे हैं कोरोना को लेकर, तो यहाँ पर अगला सवाल ये होता है कि स्ट्रेन की बात हो रही है। ज़्यादातर स्ट्रेन पर भारत की जो दोनों ही वैक्सीन है वो दोनों ही कारगर साबित हो रही हैं और इस बात के प्रमाण अभी तक मिले हैं क्योंकि ज़्यादा घातक केसेस उसके बाद आई नहीं है। लेकिन इन तमाम वेरिएंट्स के बाद कोरोना का जो नेचर रहा है, क्या उसके माध्यम से ये माना जा सकता है कि आगे आने वाले समय में रूप बदलकर नए स्ट्रेन भी आ सकते हैं? जी बिल्कुल। इस सवाल आपका बहुत ही अच्छा है। इस सवाल में इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ इफ और नॉट, इट इज़ अ मैटर ऑफ व्हेन। ये क्या हो सकता है का बात नहीं है, ये कब होगा हमें इस पर विचार करने चाहिए। क्योंकि जो भी इस तरह के वायरस होते हैं, ये कोविड भी एक आरएनए वायरस है, राइबोन्यूक्लियोटाइड एसिड होता है, उससे बना हुआ वायरस होता है। ये राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस का प्रवृत्ति ही ऐसी होती है कि ये अपने जो स्ट्रेन है उसको चेंज करते हैं। ये बैक्टीरियाज भी करते हैं, वायरसेस ज़्यादा करते हैं, इसलिए वायरसेस ज़्यादा घातक होते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि जो पेनिसिलिन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है, हम कोई एंटीबायोटिक देते थे और फिर बाद में वो बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक से मरना बंद हो गए। तो ये बेसिकली म्यूटेशन एक नॉर्मल फिनोमिना है जो कि वायरसेस एंड बैक्टीरिया में देखे जाते हैं। आरएनए वायरसेस जितने भी होते हैं, चाहे वो सार्स वायरस हो, कोरोना हो, इबोला वायरस हो, इन सभी वायरसेस में ये काफ़ी हद तक देखा गया है कि ये वायरसेस अपने म्यूटेशन कॉज करती हैं और अपने स्ट्रेन को बदल लेती हैं। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे एपिडेमिक्स आते रहते हैं, आगे भी आएंगे, लेकिन ये म्यूटेशन किस लेवल तक जाता है और कितना डैमेज कर पाता है हमारे सोसाइटी को, हमारे लंग्स को, हमारे कितनी उसकी इन्फेक्टिविटी रेट होती है, उसकी वेरुलेंस कितनी है, इन सभी मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए ही किसी वायरस कितना घातक होगा इस पर कुछ कमेंट किया जा सकता है। जी बिल्कुल। जी डॉक्टर रोहन, समय हमें इशारा कर रहा है कि अपने कार्यक्रम को हम यहीं पर विराम देंगे। आपने अपना महत्वपूर्ण समय हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अरुण, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और डॉक्टर अनुराग, आपका भी हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ लगातार अपने दर्शकों को हम बता दें कि कोरोना को लेकर हेल्थ कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लगातार हमारा प्रयास यही रहा है कि कोरोना को लेकर हर वो जानकारी आप तक पहुंचाई जाए जिससे आप सरोकार रखते हैं और जिसकी वजह से आपकी मदद हो सकती है, आपके घर में किसी पेशेंट की मदद हो सकती है। लगातार हमारा यही प्रयास और इस प्रयास को हम जारी रखे हुए हैं। जो जानकारी अपडेट होकर आती है वो जानकारी हम आप तक पहुँचाएंगे। फिलहाल हमारे आज के कार्यक्रम का माध्यम से आपको यही जानकारी देना चाहेंगे कि लगातार 2 डोज लगने के बाद भी कोविड गाइडलाइंस का पालन करना तब तक हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है जब तक भारतवर्ष में हर्ड इम्यूनिटी हम सब अचीव नहीं कर लेते। तब तक आपसे यही अपील है, मास्क का प्रयोग करते रहें, 2 गज की दूरी का पालन करते रहें। आज के कार्यक्रम में इतना ही। बाकी ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए के न्यूज़ के साथ।